हमारे साथ छत्तीसगढ़ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी जुड़ गए हैं। सर बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिनेश। सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां हमारे साथ अरुण साव जी जुड़ गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, विनम्र हैं, सबकी सुनते हैं। मैं जब उनसे मिला था चुनाव के बीच में, तो मैंने उनको देखा था कि सुबह से वो निकले थे, लेकिन भोजन करने के लिए बार बार उनसे कहा जा रहा था, लेकिन एक राजनेता के ऊपर कितना प्रेशर भी होता है। उन्होंने कहा नहीं शरद जी, पहले आप कर लीजिए भोजन। फिर भोजन तो पीछे चला गया, क्योंकि हमारा भोजन तो पहले हो चुका था। पहले वो उपस्थित लोगों से मिलने जुलने में जुट गए और ये क्रम चलता रहा, और मुझे लगता है रात 2 बजे के आसपास उन्होंने भोजन किया होगा। लेकिन अरुण साव जी को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए कि वो बीजेपी को एक नज़दीकी मुकाबले की लड़ाई में ले आए छत्तीसगढ़ में। उन्हीं से सुनते हैं। बहुत स्वागत करता हूं अरुण जी आपका। जरा हमें जी समझाइए। शरद जी, नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका। जी 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 जी। बड़ी विनम्रता से आगे बढ़ते हैं अरुण जी। और हमें बीजेपी की परंपरा के, मैं जब आपसे मिला तो मुझे कैलाश जोशी जी की भी याद हुई, जो हमेशा इसी सरलता के साथ बात करते थे। दबाव कितना हो, प्रेशर कितना हो, उसके घूंट पीते जाते थे, लेकिन ये मानते थे कि नहीं, हमारा जन्म कार्यकर्ताओं के लिए और पार्टी के लिए है। समझाइए मुझे कि अगर आप यहाँ तक ले आए हैं लड़ाई को, और अब तो आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से बढ़ चढ़ के दावे हैं कि बीजेपी सरकार भी बना सकती है या बनाएगी, तो क्या आधार देखते हैं इसमें? और इसमें हम सुन रहे हैं महतारी वंदन ने कमाल किया है। शरद जी, आपने बहुत सारी बड़ाई मेरी कर दी। मैं पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं। जी और जिस समय में पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, जी। मेरे सामने निश्चित रूप से बड़ी चुनौती थी। हम्म पर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक आधार बहुत मजबूत है। हम्म कुशाभाऊ ठाकरे जैसे हमारे नेताओं ने पार्टी को हर मतदान केंद्र तक जी जी स्थापित किया। जी मतदान केंद्र स्तर तक कर्मठ और मजबूत कार्यकर्ताओं की एक लंबी श्रृंखला है। उसके दम पर हम लगातार छत्तीसगढ़ में लड़े, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी, हर मुद्दों को, जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ी। और निश्चित रूप से आज जब मतदान हो गया है, मैं लगातार अपने पदाधिकारियों से बातचीत कर रहा हूं, अलग अलग वर्ग के लोगों से मिल रहा हूं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में नया सवेरा होने वाला है। सूरज की नई किरण निकलने वाली है, छत्तीसगढ़ में कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जी जी 5 साल में जो दुर्दशा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ की किया, छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से अपराध का गढ़ बनाया, नशे का गढ़ बनाया, भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया, अपराध का गढ़ बनाया, धर्मांतरण का गढ़ बनाया, माफियाओं का गढ़ बनाया, विकास को पूरी तरह से अवरुद्ध किया और हर वर्ग को ठगने और धोखा देने का काम किया। छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार से छुटकारा चाहती थी, और इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। जी और निश्चित रूप से हम छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए काम करेंगे। और जी जो लोग ये कह रहे हैं कि बहुत कांटे का मुकाबला है, थोड़ा एज कांग्रेस को है, तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आखिर ऐसा कौन सा वर्ग है जो इस सरकार को रिपीट करना चाहता है? क्या युवा चाहता है? बिल्कुल नहीं चाहता है। युवाओं के साथ 5 साल में जो इस सरकार ने किया है। महिलाएं चाहती हैं क्या? महिलाओं के साथ जो कुछ हुआ, धोखा हुआ, ठगने का काम किया महिलाओं को, चाहे शराबबंदी के मामले को लेकर, चाहे महिला स्व सहायता समूह के कर्जे के माप को लेकर, चाहे 4 सिलेंडर मुफ्त में देने का वादा किया, 500 रुपए प्रति महीने देने का वादा किया, एक भी वादा इस सरकार ने माताओं बहनों का नहीं निभाया। और ऊपर से 5 सालों में माताओं बहनों पर जो अनाचार अत्याचार की घटनाएं बढ़ी, तो माताएं बहनें इस सरकार से पूरी तरह से नाराज हैं। अब राज्य के अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से इस सरकार से नाराज हैं। अनुसूचित
जाति वर्ग के लोग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, सबको ठगा, किसानों का शोषण किया, किसानों को परेशान किया। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि किसी वर्ग ने इस सरकार का समर्थन किया होगा और इसलिए पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने वाली है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। जी अरुण जी, आपकी सोच के लिए शुभकामनाएं हैं। ये बात हम आपके लिए भी कहते हैं और कांग्रेस के लिए भी कहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के दोनों पहिए हैं और ये जितनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव भी जितना अच्छा होगा उतना ही ये उस राज्य के लिए भी अच्छा है, क्योंकि परिश्रम दोनों ही पार्टियों को, जो भारतीय जनता पार्टी में कहा भी जाता है कि परिश्रम की पराकाष्ठा, तो उसी स्तर का होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी आराम से मान रही है कि बहुत आसानी से जीतेंगे और जीत भी जाए वो। ये तो आपने जितनी बातें की, इनको आपने जो मुद्दे के तौर पर आप जनता के बीच में ले गए और आपका दावा है कि कोई भी वर्ग सरकार से, कांग्रेस की सरकार से छत्तीसगढ़ में खुश नहीं है। ये हो गई एक राजनीतिक बात। क्या आपके पास कुछ सर्वे का भी आधार है? क्योंकि मैं जानता हूँ आपकी मर्यादा है, बहुत सारी बातें आप हमसे नहीं कह सकते, लेकिन क्या कुछ सर्वे भी जो आपके इंटरनल सर्वे हैं वो भी बीजेपी की मजबूती की कहानी कह रहे हैं? ये दावा भी आपका है? हाँ जी, बिल्कुल। एक तो सबसे बड़ा आधार तो हमारे कार्यकर्ता हैं, जिनसे लगातार हमने संवाद किया है, बातचीत किया है। मैं लगातार पूरे प्रदेश में घूमा हूँ, वो भी आधार है। सर्वे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और पार्टी भी अलग अलग तरह के लोगों से फीडबैक लेती है और सब तरह से, सब समग्र रूप से विचार करने के बाद, सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद ही मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। अरुण जी, एक चीज़ ये भी रहती है, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस का 40 साल का जो शासन का लंबा इतिहास रहा, उसने कई ऐसी बुराइयां भी दी कांग्रेस को जो सत्ता के साथ चली आती हैं। राज्यों में जब बीजेपी का कार्यकाल लंबा होने लगा तो समीक्षक ये मानने लगे कि चाहे मध्य प्रदेश में 18 साल हों या छत्तीसगढ़ में 15 साल हों, ये अनिवार्य बुराइयां सत्ता की बीजेपी में भी प्रवेश करने लगी। कुछ नेता अपनी मस्ती में आ गए, कार्यकर्ता को लगने लगा कि हम तो जहां कदम रखेंगे वहीं से पानी निकल जाएगा। संगठन की जो शक्ति गोविंद सारंग जी और प्यारेलाल खंडेलवाल जी और कुशाभाऊ ठाकरे जी के समय होती थी, वो संगठन की शक्ति भी कमज़ोर हुई। आपने उस परंपरा को भी देखा है। अब क्या आपने, ये भी है, मैं समझता हूँ यहाँ मर्यादा है, लेकिन क्या बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी इस सबक को सीखा है कि अगर आपको सत्ता में लंबे समय तक बने रहना है, जनसेवा ही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए, कोई दंभ नहीं, कोई घमंड नहीं और किसी भी चीज को अपनी पीठ पे लादना नहीं चाहिए? ये सही है कि चाहे वो खेल हो या राजनीति हो जी, व्यक्ति या तो जीतता है या सीखता है। वाह। और हम तो वो लोग हैं जो हर परिस्थिति में सीखना जानते हैं, अपनी कमियों को, गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने का विषय है। हम तो जनसेवा के लिए, प्रदेश के और देश की जनता के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं और इसलिए अपनी कमियों को दूर करना और उससे सबक लेकर आगे बढ़ना यह हमारा स्वभाव रहा है। तो निश्चित रूप से हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पर देश की राजनीति की दशा और दिशा आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, पार्टी हमारी लगातार आगे बढ़ रही है। आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी हुई है जी। काम करने की पद्धति, काम करने का जो टेक्नोलॉजी है, नए नए प्रयोग समय के साथ जो आ रहा है, उन सबको अपनाना और उन सबको अपनाकर जनता से सीधे संवाद करना, जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ना, जनता के भावनाओं को समझना और उसके अनुरूप अपनी कार्य योजना बनाकर काम करना, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी करते रही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी एक नई सोच के साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और जनता से सीधे जुड़कर आगे बढ़ने का काम पार्टी लगातार कर रही है। इसलिए आज हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरे हैं। देश में लगातार हमारे 9 वर्ष से अधिक समय तक सरकार है
मैं लौटता और हूं आपकी अनेक तरफ। राज्यों में लगातार जी। हमारी सरकारें रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये है जी कि जी जनता हमारे काम को पसंद करती है। ये सही है कि लंबे समय से सत्ता में होने के कारण लोगों की आकांक्षाएं, लोगों की मैं आता हूं अपेक्षाएं अरुण भी जी, आता हूं। उस तरह एक से एक छोटी सी खबर का जिक्र मैं कर दूं, मैं लौटता हूं आपकी तरफ। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है कि जितनी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और दुनिया की सबसे विनम्र पार्टी, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, जेपी नड्डा जी की है, छत्तीसगढ़ में अरुण साव जी की है, मध्य प्रदेश में वीडी शर्मा जी की है, और सत्ताधारी दल जहां हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज जी की है कि ये मैसेजिंग भी बराबर हो कि विनम्रता से आगे बढ़िए। हम एक खबर पर आपका रिएक्शन लेंगे, लेकिन पहले वो खबर हम देख लेते हैं कि कर्ज की बात जो छत्तीसगढ़ में हुई है कि कर्ज के बोझ से कथित रूप से छत्तीसगढ़ दबा हुआ है, इसके बारे में हमें दिनेश बताएंगे, फिर मैं उसके रिएक्शन के लिए आपकी तरफ लौटता हूं। जी सर, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। चाहे कर्ज माफी की बात हो, महिलाओं को सालाना पैसे देने की बात हो, या किसानों से खान खरीदी और बोनस बांटने की बात हो, प्रदेश के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों ने बढ़ चढ़कर घोषणाएं की हैं। इन सभी वादों और घोषणाओं से ये माना जा रहा है कि इसका सीधा सीधा असर राज्य के बजट पर पड़ने वाला है। प्रदेश के बजट का एक बड़ा हिस्सा इन योजनाओं को पूरा करने में खर्च हो जाएगा। अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी की घोषणा के लोक लुभावन वादों पर नजर डालें तो चाहे किसी की भी सरकार प्रदेश में बने, करीब एक जैसे पैसे दोनों ही वादों को पूरा करने में खर्च हो जाएंगे। तो ये साफ है कि छत्तीसगढ़ में जिस किसी की पार्टी की सरकार बनेगी, उसे सत्ता की कुर्सी के कर्ज के भारी बोझ से दबा हुआ राज्य मिलेगा। चलिए इसी खबर पर रिएक्शन लेते हैं अरुण जी का। अरुण जी, हम लोग मैं अपनी बात कर रहा हूं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से मैं आता हूं और दीपावली पर घर का बजट अक्सर गड़बड़ा जाता था। तो ये पिताजी होते थे और माताजी होते थे जो ये कहते थे कि हमारा तो अभी सफारी सूट सिला ही है, 1 साल हुआ है, और माताजी कहती थी कि वो जो साड़ी शादी में मिली थी जब हम गए थे, मामा जी जो तुम्हारे हैं उन्होंने दी थी, तो हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बजट को समायोजित करके पटाखे, सजावट और हम बच्चों के कपड़े खरीदे जाते थे। आप लोग जब घोषणाएं करते हैं तो क्या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछते हैं, किसी आर्थिक मामलों के जानकार से बात करते हैं कि भैया हम ऐसी घोषणा तो कर रहे हैं और सत्ता में आए हम अगर, तो ये पैसा कहाँ से आएगा और इस पैसे को लाना भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ इस तरह की योजना है, क्योंकि महतारी वंदन है, 15,000 रुपये देना है, मध्य प्रदेश में लाडली बहना है, ये सवाल शिवराज जी से भी पूछा जाता है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी शरद जी, जैसे आपने परिवार का उदाहरण दिया, जी, परिवार का बजट अच्छा प्रबंधन करके जी हम जी, हर एक खुशियों को, हर त्योहार को हम ठीक प्रकार से मना सकते हैं। जी, परिवार का भी बजट यदि ठीक प्रकार से सोच विचार कर नहीं बनाया तो परिवार का बजट भी गड़बड़ाता है। 5 साल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार रही, आर्थिक कुप्रबंधन रहा है छत्तीसगढ़ में। जी। इस सरकार का कोई आर्थिक विजन नहीं था, किस प्रकार से राजस्व बढ़े, किस प्रकार से राजस्व का उपयोग हो, कहां हो, पूरी तरह से आर्थिक कुप्रबंधन इस सरकार में रहा है। और इसलिए एक बहुत बड़ा कर्ज के बोझ में इस सरकार ने छत्तीसगढ़ को डाला है। पर हमने हर प्रकार से विचार करके प्रदेश का आर्थिक बजट, प्रदेश की आर्थिक क्षमता, उन सब बातों को विचार करके हमने अपने घोषणा पत्र बनाए हैं कि हम पूरी तरह से उन वादों को जमीन पर उतारने में सक्षम होंगे। हम अपना प्रदेश का राजस्व बढ़ाएंगे, आर्थिक प्रबंधन बहुत अच्छा और पुख्ता रखेंगे, प्रदेश के विकास की ग्रोथ बढ़े, प्रदेश के लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, प्रदेश आर्थिक रूप से सक्षम और मजबूत हो, इसके लिए अच्छा आर्थिक प्रबंधन करके, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वो ताकत है, क्षमता है जो प्रकृति ने छत्तीसगढ़ को दिया है, ठीक प्रकार से उसका संयोजन करके, योजन करके और मजबूत आर्थिक तंत्र खड़ा करके छत्तीसगढ़ में हम अपने सभी वादों को पूरा करने में सक्षम शुभकामनाएं इसके लिए। विराम दूंगा इस बातचीत को मैं। गति से विकास होगा, देश के अग्रणी राज्य में हम
छत्तीसगढ़ को खड़ा इसके लिए करने भी वाले आपको शुभकामनाएं। बहुत संक्षेप में उत्तर चाहूंगा, वक्त मेरे पास बहुत कम है। अभी हमने एस्ट्रो पोल भी किया था, ज्योतिषियों का एक पोल जिसको कहते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। उसमें से कुछ ने जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए, बीजेपी के लिए अच्छी बातें कहीं, कुछ ने कांग्रेस के लिए अच्छी बातें कहीं। आप भी कुंडली ज्योतिष भरोसा करते हैं इस पर, और किसी ज्योतिष के पास कभी जाना भी हुआ है? जी देखिए शरद जी, ये सही है कि हमारे देश में ज्योतिष भी एक विज्ञान के रूप में स्थापित है। जी। अलग अलग लोगों की मैंने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया में भी देखी है। उन्होंने अपनी ज्योतिष गणना करके बताया है, और बहुत बार हमने देखा है कि वो सही भी होता है जी। और बड़ी संख्या में लोग उस पर बहुत भरोसा भी करते हैं। ये सही है कि बहुत सारे जो ज्योतिष के लोग हैं उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, पर मुझे जनता के बीच जाने का बहुत लगातार अवसर मिला है। जनता ने बहुत स्पष्ट रूप से अपना अभिमत चलिए इस चुनाव में खुलकर कहा है। जी हाँ, ये ऐसी सरकार है जिसने छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की। ऐसी सरकार छत्तीसगढ़ को नहीं चाहिए जो कांग्रेस की सरकार 5 साल छत्तीसगढ़ में रही है। तो हर वर्ग के लोगों का ये मानना है कि ऐसी सरकार जिसने छत्तीसगढ़ को फिर से अंधकार की ओर ले जाने का अब हम मुहाने पर खड़े हैं, नतीजों के से लेकर क्राइम नतीजों के मुहाने पर खड़े हैं। जी शरद जी, अद्भुत सरकार रही है ये। जी इस सरकार ने 5 साल में एक नया प्राइमरी स्कूल नहीं प्रारंभ किया। इस सरकार ने 5 साल में एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोला। चलिए सरकार, अब इसी आपने पूरी कोशिश की है, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है आपने, बहुत मजबूत टक्कर आपने देने की कोशिश की है अरुण जी, और ये बहुत सार्थक और सारगर्भित बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, एक विद्वान की बात मैं कभी नहीं भूलता हूँ कि कुंडली कर्म से ही बांची जा सकती है, और जो कर्म प्रधान व्यक्तित्व होता है, कर्म ही वो पांडित्य है जिसके सहारे संसार का कोई भी व्यक्ति अपनी कुंडली में लिखे एक एक शब्द को न सिर्फ सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है, बल्कि अपनी अटूट और अथक मेहनत से जो उसे प्राप्त नहीं है, जो दुनिया के विद्वानों ने कहा है कि तुम्हारे भाग्य में ही नहीं है, उसको भी प्राप्त कर सकता है। और कालिदास इसके जीवंत उदाहरण हैं, जो इतनी मूर्खता की चरम सीमा पर थे कि जिस वृक्ष की जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, लेकिन वही कालिदास मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे अद्भुत ग्रंथों के रचयिता बने। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, और सब कुछ पॉसिबल है, कर्म प्रधान जग है, यही बात है। तो कर्म की शक्ति से आगे बढ़िए। बहुत शुक्रिया करूंगा अरुण जी, बड़ा आनंद आता है आपसे बात करके। हमारे और भी मेहमान हैं, उनका भी धन्यवाद, लेकिन विधिवत धन्यवाद देंगी हमारी टीम, मनोज जी।